नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। विश्व जनसंख्या दिवस बीत चुका है, 24 घंटे बीत चुके हैं और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरी दुनिया में एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि सीमित संसाधनों को देखते हुए विश्व की जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन रहना चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि तभी मानवता सुरक्षित और खुशहाल रह पाएगी। लेकिन भारत की बढ़ती जनसंख्या एक बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि 2023 बीतते बीतते हम चीन की आबादी को छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश के रूप में जाने जाएंगे। हमारे देश में भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रजातांत्रिक तरीके से कई जनसंख्या पर कमोवेश हमने नियंत्रण भी पाया है, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, चीन को हम पार कर जाएंगे। और आगे भी अगर हम जानबूझकर राजनीतिक दृष्टिकोण से या किसी डर भय या प्रतिकार के वशीभूत होकर के जनसंख्या को यूं ही बढ़ने देने की एक मुहिम अंदर खाने चलाएंगे तो ये देश के लिए गलत होगा। और शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या के स्थिरीकरण पर जनसंख्या दिवस के दिन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और उस पर एवी स्टार न्यूज़ ने चर्चा भी की कि उन्होंने जो कहा उसके मायने क्या हैं। आज हम इस पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बातें न सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बल्कि पूरे देश के संदर्भ में अब समझे जाने की जरूरत है। और इसीलिए हम जनसंख्या स्थिरीकरण को सीधे सीधे जोड़ते हैं कि अगर यह स्थिरीकरण लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और समझाने बुझाने के तरीकों से नहीं संभल पा रही है तो अब एक कानून बनाया जाना चाहिए जो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, इन सबसे ऊपर उठ करके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाना चाहिए। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की दरकार है। लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की बात होती है तब इसे बीजेपी के एजेंडे से जोड़ दिया जाता है और सीधे सीधे ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने के लिए, बहुत साफ शब्दों में यह बात कहा जा रहा है, मुस्लिम समुदाय की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बीजेपी एक एजेंडा के रूप में या संघ परिवार या हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण रखने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं। और चूंकि ये बीजेपी का एजेंडा है इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखे जाने की सख्त दरकार है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश की जरूरत है, तभी विकास के मायने सही मायने में हम समझ पाएंगे और उसका उपभोग कर पाएंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। सीधे अनिल गोयल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और निषाद पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शबनम खान, जो एक मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और राष्ट्रवादी चिंतक हैं, और साथ ही साथ प्रखर मुद्दों पर बहुत समय पहले से वो बोलती आ रही हैं, वो भी हैं।
हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जुड़ रहे थे, लेकिन किन्हीं तकनीकी खामियों के कारण वो जुड़ नहीं पाए, जबकि वो अपने विचार को हमसे बातचीत में व्यक्त कर रहे थे। हम बीच बीच में उस बात को बताते चलेंगे, लेकिन पहला सवाल शबनम खान जी आपसे, इस देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है और ओवैसी जैसे लोग और साथ ही साथ कई कट्टरपंथी लोग इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या मायने समझे जाएं इसके? नहीं दिवाकर जी, कोई भी अगर कानून आता है, कोई भी चीज अगर सरकार लेकर आती है, तो मुसलमानों को उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि हमारे खिलाफ आ रहा है, बल्कि उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको देखना चाहिए। क्या देश के संसाधन तो सीमित हैं, लेकिन अगर उससे करोड़ गुना ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी जितने हमारे पास संसाधन है, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान उन्हीं जनता को तो होगा ना जो फायदा लेना चाहती है, जो सरकार से सारे फायदे लेती हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। और क्या जब कोरोना में खाना बटा तो क्या मुस्लिम भाइयों को नहीं मिला? उनको भी मिला। क्या जब प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का लाभ मिलता है तो जरीना को भी मिलता है, कमला को भी मिलता है, बिमला को भी मिलता है। सही, वहाँ पर जरीना बहन भी साफ होती है। तो मैं बोल रही हूँ मुसलमानों से हर चीज को विपक्षियों के चश्मे से देखना छोड़ दो। विपक्षी आपको अपनी वोट बैंक के नाते वो चश्मा लगवा देते हैं। आप सोचिए, ये तो एक महिला के स्वास्थ्य की भी बात है, ये एक मतलब के शरीर की भी बात है, बिल्कुल, कि वो इतना दुख झेलती है और उसको छोड़िए, जो स्वास्थ्य खराब होता है वो भी, और आगे बढ़ने के लिए अगर वो कुछ सोचना चाहती है, भाई 9 महीने तो बच्चा पेट में रहता है, 9 महीने से अभी बढ़ती भी नहीं है कि दूसरा वाला बेबी होने लगता है। अब वो जो जीना चाहती थी, वो जो नौकरी करना चाहती थी, या उसके मन की जो और इच्छाएं थी, वो भी पूरा करने में असमर्थ रहती है। ये मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीके से बता रही हूँ, बिल्कुल, ताकि आम जनता भी इसको समझ पाए। अगर कोई खराब शब्द लगे तो मैं माफी चाहूंगी जी, लेकिन सच्चाई यही है कि एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो हम उन्हें अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी चीजें मुहैया करा सकते हैं। अब आपके 8-10 बच्चे पैदा हो गए, आप उसे 6-7 साल का होते ही किसी साइकिल वाले, पंचर वाले के छोड़ा से कि अपना कमाओ अपना खाओ, किसी ऑटो चलाने वाले के पास छोड़ते कि इसे ऑटो चलाना सिखाओ, ये ऑटो चलाएगा। फिर आपको कोई पंचर वाला बोल देता है तो आप नाराज हो जाते हैं। मुसलमानों को किसी बात से नाराज होने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। शिक्षा लीजिए कि आपने किसने बनाया ये पंचर वाला। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही शबनम जी, कि जब टॉन्ट करते हैं लोग, तंज कसते हैं, पप्पू पेजर, पप्पू पंक्चर, फलाना ढिमकाना, जितनी भी बातें, उस दर्द को, उस वेदना को आपने समझा है। एक शिक्षित मुस्लिम महिला हैं आप, एक पार्टी की अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश इकाई की प्रवक्ता हैं, इसके अतिरिक्त आप एक मुस्लिम महिला हैं, और उस वेदना को, उस टीस को, जो आपके स्वाभिमान पे चोट लगती है महिला होने के साथ साथ, आपने किस तरह से उसको व्यक्त किया। अगर अभी कोई कट्टरपंथी हमारे साथ बैठा होता, 2 लोग थे हमारे साथ जुड़ रहे थे, किन्हीं कारणों से वो जुड़ नहीं पाए, उन सब का एक ही मंतव्य होता है कि ये तो बीजेपी या हिंदुत्व का एजेंडा है, क्योंकि मुस्लिम आबादी को सीमित करना है। वो साफ साफ कहते हैं, ये मैं उनकी तरफ से ये बात कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, लेकिन ये बातें हुई हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ भी रहे थे, किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से वो जुड़ नहीं पाए शबनम जी, और वो आपका विरोध करते। नहीं, मैं तो उन भाइयों से भी कहूंगी जो जनसंख्या पर कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, तो मैं आपके माध्यम से भाई, क्या ये जो ओवैसी भी कह रहे हैं अल्लाह की देन है, ये जो और मुल्ला कह रहे हैं अल्लाह की देन है, इनके अपने 20-20 बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए? हाँ, सही कह रही हैं आप। इन्होंने सिर्फ मुसलमान को ही क्यों कहा कि आम जो मुसलमान है वो 10-20 बच्चे पैदा करते रहिए। औरत का शोषण हो रहा है, होता रहने दीजिए। औरत का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, होता रहने दीजिए। ओवैसी जी के घर में उनके खुद के 10 बच्चे अल्लाह पाक ने क्यों नहीं भेजे? अगर अल्लाह की देन है तो। सही जब अल्लाह की देन है और अल्लाह पाक सब जगह टपका रहे हैं, हाँ, तो फिर उनके घर में क्यों नहीं टपकाए 10-20 बच्चे? तो ये सब इन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है सारी जिंदगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हो गई वोट बैंक की वजह से मुसलमानों को गलत राह दिखाने के लिए वाहवाही करी उनकी झूठी। और एक मनोविज्ञान के तहत अगर देखा जाए, फेयर साइकोसिस के तहत मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है कि आपकी आबादी को सीमित करने के लिए, और
हिंदुओं को और उनका वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक रणनीति है। और यही सब बातें, खैर आपने बहुत साफगोई से बात बताई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता से पूछना हम चाहेंगे कि अब जब जम्मू कश्मीर से आप फरीक हो चुके, सब कुछ हो चुका, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्या डर लग रहा है? ये तो आपका एजेंडा भी है और ये राष्ट्र की जरूरत है। दिवाकर जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। देखो, सही मायनों में जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, एक शब्द बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं शबनम जी ने जो कुछ कहा है, मैंने उनको सुना है, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो उनकी बात को आगे बढ़ाने के बाद में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमारा मुस्लिम समाज गरीब रहता है, पीड़ित रहता है, गरीब और पीड़ित रहता है, तो निश्चित तौर पर वो आर्थिक स्थिति इसकी कमजोर होती है और उसकी वजह से जो आतंकवादी लोग हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। उससे देश की भी बदनाम होता है, समाज भी बदनाम होता है। ठीक है, उससे समाज भी बदनाम होता है, देश से समाज बदनाम होता है, क्योंकि वो आर्थिक तंगी की वजह से जो आतंकवादी लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, वो बच्चों को भड़काते हैं, बच्चों को बहकाते हैं और उसके बाद में हमारे देश की भी छवि खराब होती है और सही मायने में मुस्लिम समाज की छवि भी खराब होती है। और जब ये देखा जाता है कि आतंकवादियों में 90% मुसलमान हैं, गलत काम में 90% मुसलमान हैं, जो उनको डाला जाता है, मैं मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन जिनको उनकी परिस्थितियां देख करके जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको लाभ, उनको उसका मिसयूज करते, दुरुपयोग करते, तो ये परिणाम देखने को मिला। आज पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। सिर्फ इसलिए नहीं देखा जा रहा कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं शबनम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि निश्चित तौर पर हम जो है वोट बैंक के इस्तेमाल ना हो, हम किसी के बहकावे में नहीं आए। हमने अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को खुशहाल बनाना है, अपने बच्चों को खुशहाल बनाना है। नहीं गोयल साहब, सवाल तो मैंने किया ना, सवाल ये किया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद वो, क्योंकि ऐसा होता है कि आप इकट्ठे बिल ले आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसकी चर्चा आप शुरू की जाए, वो जरूरत है। दिवाकर जी, निश्चित तौर पर जनसंख्या के ऊपर कानून आएगा, कानून बनेगा और ये एक चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में छिड़ चुका है। और ये सही मायनों में, क्योंकि हमको देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है, क्या उसमें हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई। तो कम से कम एक मैसेज आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से चर्चा हो रही है, उससे ये मैसेज हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में भी जाना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारे फेवर में है, तुम्हारे उपयोग में है। इससे तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनेगी, तुम्हारे घर खुशहाल होंगे। ये बात मुस्लिम भाइयों को समझाने। गोयल साहब एक बात कहूं, सीए एनआरसी भारत के मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण से ओतप्रोत रहने वाले मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम समुदाय के लोग, हम आम मुसलमान नहीं कह रहे हैं, आम मुसलमान तो उससे अलग है भारत का, कट्टर लोग वो सीधे सीधे इसको उस तरह से जोड़ रहे हैं और वो फिर आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे, एक मुहिम चलाएंगे, देश में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, नफरत पैदा होगा। इसलिए इसकी चर्चा अब सड़क से संसद तक तब होगी, नेताओं की तरफ से भी बातें हो, पार्टियों के बीच में विमर्श हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून अब इस देश की जरूरत है, इस पे अभी कुछ अच्छे तरीके से कोशिशें नहीं की जा रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से। मैं दिवाकर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमको हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा। चीन में भी जब जनसंख्या विस्फोट हुआ था तो 79 में उसने भी जनसंख्या पर कंट्रोल करने का कानून लाया था, जिससे आज चीन विश्व की महाशक्ति बनने की तैयारी में बन रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो चीजें हैं वो देश के हित में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून और हर समाज के हित में भी। और योगी जी ने भी ये कहा है, उन्होंने किसी विशेष समाज के लिए नहीं कहा, योगी जी ने सबके लिए कहा है कि कहीं भी जनसंख्या है किसी एक
धर्म और समाज के बीच संतुलन के आधार पर सबको बढ़नी चाहिए। जी, और जी। ये निश्चित तौर पर कुछ शबनम जी कुछ कहना चाह रही हैं, शबनम जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी शबनम जी बोलिए। दिवाकर जी, मैं बोल रही हूँ कि इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल जब जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जब स्थिति हमारे हाथों से बाहर हो जाएगी, हम तब जागेंगे। बिल्कुल 2023 में हम इससे पहले की बात हमारे हाथ से निकल जाए, बिल्कुल इससे पहले हमें कानून लेकर आ जाना चाहिए। और विपक्षी क्या कहते हैं या कोई क्या कहता है नहीं सोचना, हमें अपने भारत देश के बारे में सोचना है, हमें अपने भारत देश को मजबूत करने के बारे में सोचना है। हम मुसलमानों को भी सब अकल है, सब समझते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि बहनों को नहीं पता कि 2 बच्चे पैदा करने से मेरे को कितना फायदा आएगा 10 बच्चों की बनिस्बत? क्या मुस्लिम पुरुष को नहीं पता कि 10 बच्चे पैदा होते हैं तो उसे स्कूल भेजना मुश्किल है, उसे खाना देना मुश्किल है, उसे कपड़ा पहनाना मुश्किल है? सबको समझ है। ये सीए एनआरसी पर भी आपने देखा था, कुछ नेताओं ने मुसलमानों को भड़काया और सड़क पे बिठाया। अब फिर जनसंख्या नियंत्रण पर भी ऐसा ही करेंगे। पर किसी से घबराने की जरूरत नहीं। और मुसलमान में भी काफी बदलाव आ रहा है। ये जो हम कहते हैं ना, आपको हमें लगता है कि शायद ये कानों तक नहीं पहुंची किसी के भी बात। हमारी बातें, ये जो आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, जैसा कि हमारी बात आप दूर दूर तक पहुंचाते हैं, ये रंग लेकर आती है, बदलाव आ रहा है। और कुछ टाइम बाद जो लोग मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, उन्हें मुसलमान दौड़ा दौड़ा के भगाएगा, कहेगा खबरदार अगर हमसे गलत बात सिखाई तो। हम अपने देश के साथ रहना चाहते हैं, हम देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। बेशक अभी कुछ दिन वो और इस्तेमाल कर ले मुसलमान का, लेकिन आने वाला समय आप देखिएगा मुस्लिम भाई समझेगा और देश की मुख्यधारा से जुड़ेगा। अनिल जी बहुत महत्वपूर्ण बात शबनम खान कह रही हैं। और ये प्रेडिक्शन हो सकता है देश का परसेप्शन ही चेंज हो जाए। आज जो शबनम खान कह रही हैं कि आने वाले कुछ समय में मुस्लिम समुदाय जिस विवेकशीलता से देश की नीतियों के बारे में इस तरीके से प्रस्तुति देगा कि लोगों को समझ में आएगा कि वो यूटिलाइज नहीं हो सकता। और इसलिए अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आएगी तो मुस्लिम समुदाय उसको बेहतर तरीके से समझेगा। शबनम खान एक नेता होने के साथ साथ मुस्लिम है, साथ ही साथ वो महिला भी हैं। और अनिल जी समझिए, वो इंटेलेक्चुअल हैं जो टीवी डिबेट्स में दशकों से भाग ले रही हैं। इस आवाज को समझने की कोशिश करिए। इसलिए उन्होंने जो सवाल उठाया वो मैं पूछ रहा हूं कि जब विस्फोट हो जाएगा तब आप इसके बारे में सोचेंगे। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। बहुत बड़ी बात शबनम ने कह दी। ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पर ये हमारी सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीर है। और आपने ये भी देखा होगा कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर भी हमारी सरकार ने कदम को आगे बढ़ा करके मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसने ही इतना सख्त कदम उठाया। वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही, वो देश का विकास चाहती है, वो देश की महिलाओं को स्वच्छ देखना चाहती है। निश्चित तौर पर हमें सरकार इस कदम पर कदम बढ़ा रही है और वो आगे भी इसी तरीके से बढ़ाएगी। और जैसे शबनम जी ने कहा है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस समय पर जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे वो अन्य योजना है, सभी योजनाओं का अधिकतर हमारे मुसलमान भाई फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो आयुष्मान योजना है। अनिल जी मैं रोकूंगा आपको, अनिल जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं कि अगर मैं कोई मौलाना बैठाया होता, किसी अन्य पार्टी का, विपक्षी पार्टी का कोई नेता बैठाया होता तो मैं भी चिल्लम चिल्ली करवा लेता और आप भी चिल्लाते, वो भी चिल्लाता और मौलाना जो है वो शबनम जी को घेरता। आप सिर्फ 2 लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें शबनम खान आज कह रही। मैं ये आपको देख रहा हूं कि आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही नाराज है या नाराज होगा, ऐसा परसेप्शन ला रहे हैं। इसलिए आपकी पार्टी या सरकार के रूप में, हालांकि प्रधानमंत्री देश हित के आगे कुछ भी नहीं समझते और ना इसकी चिंता करते हैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है पूरा देश माने, मैं नहीं कह सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इतनी घबराहट क्यों? चर्चा करिए,
कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, उसमें सारी पार्टियां शामिल हो, और उसके बाद जरूरत बताइए और ये बिल लाया जाए संसद में, वहां भी चर्चा होगी, विरोध भी होगा, मॉडिफाई होगा। बट संसद में अब ये बिल लाया नहीं जाएगा तो कानून बनेगा नहीं, क्योंकि संसद में इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कई बार कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। शबनम खान ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया अनिल जी, और एक मुस्लिम महिला ने, मैं उनको नेता प्रवक्ता से अलग हट करके मानता हूं, आज उनका सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि जब देर हो जाएगी तब आप करेंगे तो फिर फायदा क्या? सोचिए, यहां गलती हो रही है सर। दिवाकर जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, लेकिन इस टाइम किसी काम को शुरू होता तो विपक्षी सबसे ज्यादा शोर मचाता है, हमसे सलाह नहीं ली गई, हमसे ये भी करा गया, हमसे वो भी करेगा। और जब ये चीज ओपन पूरे देश में ओपन डिबेट में चीज आ गई है और सरकार इस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की योजना से बढ़ रही है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार देखना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी इस पर भी कानून आएगा, कानून बनेगा, और इसके अंदर हर देशवासी जो पूरे देश का हित चाहता है वो इसके साथ खड़ा होगा। कुछ असामाजिक हम भी मानते हैं कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं या की राजनीति करना चाहते हैं, जिन्हें अपनी राजनीति करनी है, वो लोग विरोध करेंगे। हमें उनके विरोध की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल निश्चित तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हड़बड़ाहट से आगे नहीं बढ़ रहे। कहीं हमको आगे भी बढ़ना है। कहीं अनिल जी कहीं आप लोग अभी जो अग्निपथ योजना आई, इसके पहले किसान कानून आया कृषकों के संदर्भ में, उसके बाद जो आंदोलन हुए या सीए एनआरसी, उससे कहीं थोड़ा सा विचलित तो नहीं हो गए आप लोग? नहीं, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हम किसी भी कीमत पर विचलित होने का विषय नहीं है। हमारा विषय कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए वोट सर्वोपरि नहीं है। हम सत्ता पाने का काम नहीं कर रहे, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ देश का विकास, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का विकास। शबनम जी फिर कुछ सवाल करना चाहती हैं और इसलिए उनके सवाल को सुनना बहुत जरूरी है सर। देखिए, थोड़ा प्रवक्ता होने के नाते आप जो कह रहे हैं हो सकता है उससे कुछ असहमत हैं, और उनकी जो चाहत है वो देश है, देश का हित है, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं, सुनना चाहिए उनके सवाल को। जी शबनम जी बोलिए। अनिल जी का तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ जी, पर मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो ना हड़बड़ाएंगे, ना डरेंगे, ना घबराएंगे, और जो भी कानून लेकर आना होगा दबंगता से लेकर आएंगे। अभी आप जो कृषि कानून वापस लिए उसकी बात कर रहे थे, ये तो एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि अगर उसके देश की जनता उससे नाराज थी, किसी कारणवश नहीं समझ पाई या कोई दिक्कत थी, तो उन्होंने अपने अन्नदाताओं का सम्मान किया, उन्होंने अपने अन्नदाताओं का सम्मान रखते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो मुझे अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, इससे पहले बात बिगड़े, इससे पहले हमारे हाथ से जनसंख्या नियंत्रण निकल जाए, जब भरमार हो जाएगी तब नियंत्रण लगाने से फायदा नहीं होगा। आज हम अंकुश लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को सुचारू रूप से चला पाएंगे, वरना जब भरमार हो जाएगी, सुविधाओं की कमी हो जाएगी, फिर जो विपक्षी हंगामा मचाएंगे। और अभी मैं सुन रही थी विपक्षियों का कि देखिए श्रीलंका जैसा हाल होने वाला है, तो विपक्षियों की मंशा भी समझिए। विपक्षी तो इस चक्कर में बैठे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी को नीचे दिखाया जाए, किस तरह से उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए हम क्या क्या रास्ते खोज सकते हैं, चाहे वो मुसलमानों को इस्तेमाल करने का रास्ता हो, चाहे वो आपने उदयपुर की घटना देखी वो वाला मामला हो, चाहे वो और तरीके के शाहीन बाग वगैरह हमने देखे किस तरह से इस्तेमाल करके कि किसी तरह से देश में खलबली रहे और हम विदेशों में ये कह सके, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं देश में खलबली मची है, ये बताना चाहते हैं वो लोग। तो उनकी मंशा पूरी ही मत होने दीजिए, शबनम जी तो पहले ही अंकुश लगा दीजिए ताकि वो इस तरीके की चीजों को अंजाम ही ना दे पाए। शबनम जी, बड़े भाई अनिल जी से कह रही हूँ। शबनम जी, आप इतनी बेबाक टिप्पणी करते हैं, मैं एक सवाल कर लूं अनिल सर जरा, मैं शबनम जी से। शबनम जी, कट्टरपंथी आप पर हमेशा सवाल उठाते हैं डिबेट्स में, क्या विचार में आता है उस समय आपको, क्योंकि आप बेबाक टिप्पणी करती हैं?
देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अल्लाह का इस्लाम है जो अच्छा मुसलमान है, जिसे आप अच्छा मुसलमान कहते हैं, देश के लिए बना हुआ मुसलमान कहते हैं, जो देश के लिए जीने वाला मुसलमान है, वो अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता है। और ये जो आप डिबेट में चीखते हुए देखते हैं, चिल्लाते हुए देखते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हुए देखते हैं, जो इस्लाम को एकदम करते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में तो औरत के लिए भी कुछ नहीं लिखा, इंसानियत के लिए भी कुछ नहीं लिखा। जो इस तरीके की डिबेट में बैठ के 4-5 मुल्ला हैं, वो दाढ़ी टोपी लगाकर आ जाते हैं और मुल्ला बन के बैठ जाते हैं वहाँ पर। वो मैं सारे मुस्लिम भाइयों को भी कहती हूँ, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमारे पास कुरान है, उस किताब को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, उसमें भी शब्दों का हेर फेर कर लेते हैं वो लोग। कुरान शरीफ की कोई नुक्ता भी नहीं बदल सकता, ऐसा मुस्लिम जानता है। लेकिन मुल्ला, ये जो मोटे पेट वाले हैं जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति करी है, असल में तो इन मुल्लाओं ने ही मुसलमानों की वोट बेचने का काम किया है हमेशा। किसी एक पार्टी का पल्लू पकड़े रखा सारी जिंदगी, और कांग्रेस का, वो मैं एकदम साफ शब्दों में कहना चाहूँ तो कांग्रेस का पल्लू पकड़कर इन लोगों ने हमेशा अपने पेट भरे, अपनी जेबें भरी और शानदार वो अचकन पहनी और टोपी लगाई और पहुंच जाते थे नेताओं के घर। बताइए कितने लाख करोड़ की बेचेंगे हम मुसलमानों की वोट, कितने मुसलमानों की वोट दिलाएंगे। दूसरी पार्टियों से डराया मुसलमान को, हमेशा डरा के दूर भगाया कि अरे अरे वो तो मुसलमानों के खिलाफ। शबनम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपका लालन पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ, हालांकि आपके पिता तो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मिलिट्री के भी जवान रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि इतनी जल्दी अल्लाह के अतिरिक्त तो मुसलमान किसी से डरता ही नहीं, अपने फर्ज के खातिर वो झुकता है, फर्ज अदा करना। तो फिर इन बातों में वो डर क्यों जाता है, आज ये भी बताइए। दिवाकर जी, मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल देती हूँ इसका। अगर हमें हिंदू धर्म की कोई चीज जाननी हो तो हम किसके पास जाएंगे? किसी पंडित जी के पास, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास कि हमें ज्ञान दीजिए। अब अगर वहां पर लिखा है कि श्री राम जी ने रावण को हराया और वो कहें कि जी हराया नहीं, बेईमानी की, फलाना किया, तो हम क्या पढ़कर आएंगे? अब वो पढ़कर आएंगे जो वो हमें सबक सिखा कर ले देंगे। ऐसे ही मुस्लिम ना तो तर्जुमा जानते कुरान शरीफ का, ना और कुछ चीजें पता, तो हम मुल्लाओं से पूछने गए, बताइए कि 3 तलाक दे दिया तो क्या है? कुरान शरीफ में तो नहीं लिखा है कि 3 तलाक है कोई चीज, ना हलाला लिखा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, 3 तलाक कुरान शरीफ में नहीं लिखा, लेकिन अगर लड़के ने दे दिया तो हो गया। अब हमारा परसेप्शन क्या बन गया, हमने इस्लाम को क्या बना दिया? इस्लाम धर्म में नहीं लिखा, लेकिन मुल्ला की कहने पर हमने कहा नहीं लिखा नहीं है, लेकिन हो गया। तो वो लड़की जो बेचारी, जिसे 19-20 साल की लड़की, जिसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए, अब उसको जब लड़का छोड़ता था तो वो सड़कों पे घूमती थी, और उसके माँ बाप भी गरीब हैं, वो बेचारे 2 जून रोटी खुद नहीं खा पा रहे, उस बेटी के 2 बच्चों को भी रख रहे, उस बेटी को भी रख रहे। आज गौरवान्वित महसूस करना चाहिए मुस्लिम बहनों को कि पहली बार कोई मुस्लिम बहन कोर्ट गई, न्यायालय पहुंची, तो न्यायालय ने सरकार से पूछा, सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनसे पूछा कि बताइए आप किसके साथ खड़े? मैं गर्व महसूस करती हूँ, मैं बोलते हुए भी गर्व महसूस कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं मुस्लिम बहनों के साथ खड़ा हूँ। कभी मुस्लिम बहनों का नाम तक नहीं ले सकता कोई। आप सच बताइए, दिल पे हाथ रखकर, आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कभी मुसलमानों की बात आई तो कभी आपने मुसलमान बहनों के दर्द के कभी कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, कोई चर्चा सुनी थी कभी पहले? जी 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 नहीं सुनी जी। 3 तलाक से उबारा, और अभी भी हम मुल्लाओं के थोड़ा चंगुल में फंसे हुए। लेकिन आपकी ये जो डिबेट है ना, आप ये मत सोचिए 100 लोगों ने देखी कि करोड़ लोग ने देखी कि 50 लोग ने देखी जी, लेकिन इससे अवेयरनेस आती है। और हम तो ये मानते हैं कि एक मुस्लिम महिला कितने गौरव के साथ, गौरवान्वित होकर के अपने बातों को रख रही। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं आपको नेता प्रवक्ता से अलग हट करके देखता हूं, और जब बहुत सीरियस डिबेट होता है तो मैं आपको बैठाता हूं। यहाँ पर एक बात जी, पार्टी प्रवक्ता एक तरफ है और एक तरफ है जी, बीइंग अ मुस्लिम जी, बीइंग अ मुस्लिम लेडी, आपको उन बहनों का भी दर्द बता सकती हूँ जी, कि एक औरत को आप सोच कर देखिए कि एक बच्चा अभी 1.5-2 साल का है, फिर वो प्रेग्नेंट है,
फिर वो दूसरा बच्चा पैदा कर रही है, उसके स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है, वो आगे कैसे बढ़ पाएगी इसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुल्लाओं ने सिखा दिया कि औरत को अगर आपने थोड़ी सी छूट दी, अगर औरत को आपने बच्चा पैदा करने से अलग हटा के 2-4 साल दे दिए, तो ये कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देगी, देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगी और आपके कब्जे से, आपके काबू से, आपके चंगुल से निकल जाएगी। बस ये कारण है मुल्लाओं का, जो मुल्लाओं ने मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, फिर आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया, पैदा करने की मशीन बना दिया जी, ये कारण है, बहुत बड़ा सवाल उठा दिया जी जी आपने। देखिए अगर समझ रहे हैं तो ये सिर्फ मीडिया को इसका मैं बड़ा श्रेय देती हूँ जी जी। अनिल जी अब आप समझिए, एक मुस्लिम महिला ये कह रही है, हमारे कहे हुए जो जी जी जी, हम उस काबिल तो नहीं है, हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम कुछ अच्छा ऐसी बड़ी चीज बता पाए, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है, जो हम देखते हैं वो संदेश जो जन जन तक पहुंचता है, ये बहनों को बदलते हुए देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। अनिल जी 3 तलाक से भारत के 3 तलाक को जो छोड़ के भाग जाया करता, डरता है वो बहन को छोड़ने से, उसकी हवा। जी 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 शबनम जी, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है शबनम जी आपके। शबनम जी, अनिल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है शबनम खान ने, ये मुस्लिम महिला के स्वास्थ्य से उसके राष्ट्रीय मुख्यधारा में पूरी ताकत के साथ 21वीं शताब्दी की मुस्लिम महिला जुड़ सकती है अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा। ये पहली बार इस तरह की चर्चा हो रही है टीवी डिबेट्स में, ये मेरा दावा है। अब आप देखिए, ये मुस्लिम महिलाएं भी इस तरह से चाहती हैं, क्योंकि कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाएं बदल रही हैं लेकिन उनकी आवाज दब रही है। अनिल जी आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए। इसलिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, इसके लिए बिल कब लाया जाएगा? लगता है कि शबनम खान से और अनिल गोयल से तकनीकी खामियों के कारण हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं और उन सवालों के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और इसके लिए संसद में बिल पेश किया जाना चाहिए। ये एक जरूरत बन चुकी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनसंख्या विस्फोट होना ही है। जनसंख्या विस्फोट ना हो इसलिए जिस पर कटाक्ष किया जाता है, आज उसी संप्रदाय से वहां की एक मुस्लिम महिला जो जागरूक महिला हैं, उन्होंने भारतीय मुसलमानों के यहां जो महिलाएं हैं या भारतीय मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में आधी आबादी में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी जो सोच है और इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के आने के बाद, बन जाने के बाद, माफ करिएगा, जब ये वजूद में आ जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं का विकास, उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, जो वो एक घर में कैद रह करके सिर्फ, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो बच्चे जनती हैं, सिर्फ यही एक कार्य रह जाता है। देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अगर उनकी भी कुछ उड़ान है, उनकी भी कुछ सोच है, तो वो तभी कर सकती हैं जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए। और इसलिए अगर ये आरोप कि इससे कट्टरपंथी इस देश में बवाल मचाएंगे, तो उसी वर्ग से आधी आबादी की अभिव्यक्ति जो है उसे अब समझने की दरकार है। भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी के रूप में और मोदी सरकार को अब ये सोचना ही होगा कि बिना देर किए जनसंख्या नियंत्रण कानून को इस देश में एक हकीकत के रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसे न तो राजनीतिक एजेंडे के रूप में देखना चाहिए और न किसी समुदाय या संप्रदाय की आबादी को सीमित करने का एक नजरिया या षड्यंत्र के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि देश का संसाधन सीमित है और उस सीमित संसाधन में एक मात्रा से या एक सीमा से अधिक यदि जनसंख्या बढ़ेगा तो मुश्किलें आएंगी और संसाधनों की लूट खसोट के लिए अराजकता की एक स्थिति पैदा होगी। यही नहीं, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी कहीं न कहीं समाज में विद्वेष का एक बड़ा कारण बनेगा। ये न हो
इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अब इस देश की सख्त जरूरत है, जिस पर राजनीति न हो और ये संसद में बिल लाया जाए और जल्द से जल्द कानून बने। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता ये भरोसा दिला रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की भी अब आवाज बुलंद हो रही है। आने वाले समय में इस पर ज्यादा विरोध नहीं होगा। हाँ, चर्चा और उस पर मतभेद स्वाभाविक है और ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जरूरी है। एक चर्चा परिचर्चा के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश की हकीकत बने, अब यही आशा और अपेक्षा करते हुए हम इस डिबेट को समाप्त करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।